कि जो विदेशों से ये फेदर्ड प्लांट्स आते हैं तो किसानों को ये समझना होगा कि जो फेदर्ड प्लांट्स हैं ये पूरे पेड़ होते हैं, ये बहुत बड़ा इनका आकार होता है, ये पूरे ट्रीज होते हैं और ये जब बाहर से यहां इंपोर्ट किए जाते हैं तो ये पेड़ लगभग 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के पीरियड में ट्रांजिशन में रहते हैं। इस दौरान क्योंकि बड़े पेड़ होते हैं तो इनके डिहाइड्रेट होने के, नमिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो इसका डिहाइड्रेशन है। दूसरा, जो हाई डेंसिटी फेदर ट्रीज होते हैं खासतौर पर एप्पल्स के, ये कुछ खास तरह के वातावरण के लिए बने होते हैं। मैं पहले मिट्टी की बात करूंगा जी। जो मिट्टी है वो ये डीप सॉइल्स, वर्जिन सॉइल्स और वो मिट्टियां जो बहुत उपजाऊ होती है उसके लिए बने होते हैं और वहां बड़े अच्छे से ये काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि हम या तो इनको फिर उन सॉइल्स में लगा रहे हैं, उन मिट्टियों में लगा रहे हैं जो रीप्लांटेशन साइट से, जहां पहले ही पेड़ थे वहां पर बीमारियों का काफी खतरा पनपा रहता है, ग्रब्स का खतरा पनपा रहता है। और दूसरा, हम उन सॉइल्स में भी लगाते हैं जो हमने जेसीबी वगैरह से, अर्थ मूवर से चेंज की होती है। तो वहां पर ये पौधे स्ट्रेस में, जिसको आप एनवायरमेंटल स्ट्रेस कहिए, उसके कारण ये मोर्टेलिटी होती है। तो इसके जो मैंने दोबारा से मैं कहूंगा जो 2 मुख्य कारण है वो है डिहाइड्रेशन और दूसरा राइट एनवायरनमेंट में ग्रो ना करना। ओके, आपने 2 कारण बताए, डॉक्टर साहब ने हमें 2 कारण बताए। एक डिहाइड्रेशन आकार होता है, फेदर प्लांट्स होते हैं जी। तो सबसे पहले तो अगर ये काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इसको डिहाइड्रेशन की चेक करने की एक डिग्री होती है, एक वैज्ञानिक मेथड है कि आप इसको बेंड करके देख सकते हैं कि वो जो आपके फेदर्स है सकुलेंट है कि नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपके पेड़ों में कितनी इंजरीज हैं, कितनी जो फेदर्स है वो टूटे हैं, जितने ज्यादा फेदर्स टूटे होंगे उतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन हुई होगी। और तीसरा होता है इंटरनल नेक्रोसिस बोलते हैं हम लोग। अगर आप किसी फेदर को तोड़ के देखेंगे तो अगर अंदर की लकड़ी सूख गई है या काली हो गई है तो वो भी एक डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि अब जैसे आपने कहा कि भी पानी में डिप करते हैं फिर भी हाइड्रेटेड नहीं होते, तो देखिए सही समय के लिए ये आपको हाइड्रेट करने होंगे तो पहले तो पूरे सबमर्ज किए जाने चाहिए, पानी में डुबो जाने चाहिए 24 से 48 घंटे तक पौधे को देख के और वातावरण की परिस्थितियों को देखकर इनको आपको डुबोना है। फिर इनको खड़ा करके 1 या 2 दिन फिर आप इनको जड़ों को डुबो सकते हैं। याद रखिए कि पेड़ हाइड्रेटेड हुआ है, जो बाहर का हवा का जो मॉइस्चर लेवल है, जिसको आप आर्द्रता बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो भी पर्याप्त होनी चाहिए। कई बार जैसे पिछले साल भी, इस साल भी काफी मैं कहूंगा कि कम ह्यूमिडिटी, जैसे अभी भी बहुत सूखा है, तो ऐसे टाइम में पौधों की मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो मैंने तो देखा सर डॉक्टर साहब की कई बार क्या होता है कि जो फार्मर है वो 7-7, 8-8 दिन तक भी प्लांट्स को जो डुबो के रखते हैं। सर क्या करना ये सही है सर? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है जी। देखिए, मैं इस तरह की कई समस्याएं, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो जाते हैं, तो इतने समय के लिए कृपया ना डुबोएं। मतलब ज्यादा टाइम तक हमने जो है डुबो के नहीं रखना है, जो सही समय इसका वो है 24 से 48 घंटे। जी, ठीक है सर। और कई बार सर इसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि ट्राइकोडर्मा डाल दिया, आपने माइकोराइजा डाल दिया, सुडोमोनास वगैरह, इससे एसएसबी हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है डालते, तो क्या ये डालना सही है सर? क्या ये बेनिफिट करता है प्लांटेशन में सर? बिल्कुल जी, जैसे मैंने आपको कहा, जब आप इन पेड़ों को लाते हैं तो वहां पर आपको ना अनुकूल परिस्थितियां देनी पड़ेगी। और अनुकूल परिस्थितियों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो वातावरण है वहां पर पोषक तत्वों की उपलब्धता होनी चाहिए। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, रूट रॉट, कॉलर रॉट है और कोई बीमारियां हो तो वहां पर ट्राइकोडर्मा पौधों को इन बीमारियों से प्रोटेक्शन में मदद कर सकता है। तो ये सही है। ठीक है सर, आपने तीनों चीजें बड़ी सही बताई कि ट्राइकोडर्मा भी ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी है और माइकोराइजा भी। तो इसके अलावा सर और भी कोई ऐसे तत्व है जो पौधे की जो हम प्लांटेशन है उसकी जो मरने की दर है उसको कम कर सके या ना के बराबर कर सके? तो इसके अलावा भी कोई ऐसे एसेंशियल तत्व है जो पौधे की प्लांटेशन में मदद कर सकते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ में? बिल्कुल जी अक्षय जी। सबसे पहले स्वस्थ पौधा, उसके जो भोजन लेने की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट करती है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं अक्षय जी कि जो राइजोस्फीयर जोन होता है, यानी जड़ों का जो क्षेत्र होता है, वहां पर बहुत तरह के सूक्ष्म जीव, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिसमें फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर्स, पोटेशियम या जिंक मोबिलाइजर्स, फिर इसके अलावा कई तरह के बेसिलाई होते हैं, जैसे माइकोराइजा, जिसको वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं, वो है। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटस फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं, वो दुनिया भर के जीवाणु होते हैं जो पौधे को वो अनुकूल वातावरण देते हैं, पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं, मित्र जीवाणु गतिविधि करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें पौधे के राइजोस्फीयर जोन के आसपास में हम करने में सफल हो जाते हैं तो आप पौधे का एस्टेब्लिशमेंट रेट जो है, उसका मिट्टी में स्थापित होने की जो दर है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मोर्टेलिटी कम हो सकती है, तो देखिए मोर्टेलिटी का एक और कारण पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो आपको ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास यदि ये भी आपने कल्चर से इंटीग्रेट किए हैं तो ये संभव है कि आप मोर्टेलिटी को और न्यूट्रिशन अपटेक को और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं।